भारत के लोग मुसलमान से लड़ रहा है, हम तुमसे लड़े। आपकी औकात ही नहीं। अब ये झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। स्टार पवन सिंह की पत्नी कल रो रही थी खूब। बताइए ये पावर स्टार है। लव मोहम्मद पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह के बिगड़े हैं बोल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम है। तो चीफ जस्टिस बीआर गवाई पर हमला करने की कोशिश की गई। दलितों पर अत्याचार के मामले में पहले से नंबर 1 बने हुए उत्तर प्रदेश में अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। भाजपाइयों की गुंडागर्दी इस वक्त अपने चरम पर है। कानपुर के दोनों वीडियो इसका सबूत है। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब की चेयर पे बैठे व्यक्ति की बेइज्जती हुई है। मैं तो 1000 बार बोल दूंगा भाई, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद। और बताओ, नागेश्वर कह रहे हैं होली और राम जुलूस पर पत्थरबाजी एक ट्रेंड हो गया है, हमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए। अच्छा, वो 240 करके नीतीश जी को साथ ले आए, सरकार बना लिया। अभी पता चले दिल्ली में चुनाव के वक्त आपको देखा गया था, जूस की दुकानों पर जाते थे, बाकायदा बार कोड के जरिए चेक करते थे कि हिंदू है कि मुसलमान। उससे क्या होता है? दलित युवक को मार दिया गया और बोलते हैं हम बाबा वाले हैं। अगर आप बाबा वाले हैं तो किसी भी दलित की हत्या कर देंगे। स्टार पवन सिंह की पत्नी कल रो रही थी खूब। बताइए ये पावर स्टार है। इसकी बीवी इतना पसार के रो रही थी, लेकिन ये पवन सिंह जिसको लोग पावर स्टार बता रहा है, बताइए पावर स्टार कोई बीवी को छोड़ देता है, अपनी बीवी के सामने होटल में ले जाता है दूसरी लड़की को। ये तो असली जिहादी है जी। अंधभक्तवन को चाहिए ना कि अपनी बहन सबसे पहले ज्योति को इंसाफ दिलाओ। है कि अंधभक्तवन को जहां अब्दुल जीजा दिखाई देता है ना, वही इंसाफ। मनी मिराज के पीछे पड़ गया सारा संगठन वाला। ई जीजा के पीछे नहीं पड़ना है। ई जीजा के पीछे क्या कहना है जीजा जी के बारे में? बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने के इल्जाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि उन्हें बीते 30 सितंबर को जानकारी मिली थी कि तौकीर रजा के करीबियों के जरिए बिजली चोरी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान चोरी की बिजली से चलाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन भी मिला है, जहां ई रिक्शा चार्ज किया जा रहे थे। बिजली चोरी के इल्जाम में मुलजिमों के खिलाफ बिजली कानून की अलग अलग धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है और तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बरेली के अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि आरसी मिलने के बाद पैसे वसूल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद पुलिस मुलजिमों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील किया जा चुका है। इन संपत्तियों में ज्यादातर मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी नफीस की है। मौलाना तौकीर को बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली हिंसा मामले में अब पुलिस प्रशासन के जरिए हिंसा के आरोपियों के खिलाफ दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बरेली हिंसा के मुलजिमों और उनके मददगारों की संपत्तियों को सूची में शामिल कर उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रही हैं। इसमें कई मैरिज हॉल, होटल, मकान और आवासीय भवन हैं जो नक्शे की शर्तों के खिलाफ पाए गए हैं। हालांकि सभी इसकी फहरिस्त आम नहीं की गई है अभी, और जिला प्रशासन कार्रवाई के दौरान इसकी जानकारी देगा। आई लव मोहम्मद पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब बाइक पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने पर उत्तर प्रदेश में चालान किया जा रहा है। ऐसे ही दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने अपनी बाइक पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगवा रखा था। इस बात पर एक ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक पुलिस वाले से ये पूछ रहा है कि आपने किस गलती के आधार पर चालान काटा। इस पर पुलिस वाले ने जवाब दिया कि आपने अपनी बाइक पर आपत्तिजनक स्टिकर लगवा रखा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया की मदद से मुस्लिम समाज के लोग यूपी पुलिस को टैग करके पूछ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कब से आपत्तिजनक शब्द हो गया। साथ ही ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिन बाइकों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम लिखा रहता है, क्या उन नामों को भी आपत्तिजनक शब्द बोला जाएगा और चालान काटे जाएंगे। तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह के बिगड़े अब ये सुनिए खबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम है। पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुस्ताखी का इल्जाम लगा है। टी राजा सिंह पर दशहरा प्रोग्राम के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। टी राजा सिंह ने अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए पहले भी अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, जिनसे समाजी और मजहबी तनाव पैदा हो चुका है। और एक बार फिर अब इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है और इसी के मद्देनजर फिलहाल एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं और इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में गुस्ताखी का इल्जाम उन पर लगा है। दशहरा प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और हुजूर की शान में गुस्ताखी की। टी राजा सिंह अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए इससे पहले भी जाने जाते रहे हैं और अक्सर इसी वजह से वो सुर्खियों में भी रहे हैं और अब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उनके खिलाफ ये जो बयानबाजी की है, इसको लेकर खासी नाराजगी मुस्लिम समाज में देखने को मिल रही है। FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जब भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं तो उसका खासा असर माहौल पर पड़ा है और अब एक बार फिर उनके इस बयान का असर आसपास के इलाकों में जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाराजगी जाहिर की जा रही है तमाम मुस्लिम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मुसलमान। दोस्तों, चीफ जस्टिस BR गवाई पर हमला करने की कोशिश की गई। ये घटना उस समय हुई जब उनकी अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी एक वकील डेस्क के पास पहुंचा और जूता निकालकर CJI पर फेंकने की कोशिश की। कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत वकील को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर जाते वक्त वकील नारा लगा रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि वकील गवाई के उस टिप्पणी से नाराज था जो उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो के भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। बताया जा रहा है कि वकील इस टिप्पणी से नाराज था, इस वजह से उसने हमला करने की कोशिश की है। आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई ने राज्य सरकारों की बुलडोजर व्यवस्था पे एक बार फिर से हमला बोला और उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। उन्होंने अपने उस फैसले का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बुलडोजर न्याय की निंदा की थी। चीफ जस्टिस ने ये बयान जो है मॉरिशस में अपने एक भाषण के दौरान दिया। उन्होंने अपने भाषण में भारत के कई ऐतिहासिक फैसलों के बारे में भी बात की है, जिसमें 1973 का केशवानंद भारती के केस, 3 तलाक और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मामले शामिल है। दलितों पर अत्याचार के मामले में पहले से नंबर 1 बने हुए उत्तर प्रदेश में अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। ये खबर देखिए भाई। देख रहे वीडियो में एक दलित युवक को इतना पीटा गया कि उसकी जान बुरी तरीके से। अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हरिओम वाल्मीकि ने बाबा योगी आदित्यनाथ की जगह राहुल गांधी का नाम लिया। बताइए, खाली नाम लेने और कहा कि हम तो बाबा वाले हैं और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। वीडियो आप तक पहुंची ही तो यहाँ देख लीजिए। नफरत की जातिवादी पॉलिटिक्स राजनीति से निकलकर अब आम लोगों के घरों तक पहुंच गई है और अब जान लेने पर भी उतारू हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरदासपुर की है। 3 अक्टूबर को ड्रोन चोरी के शक में हरिओम को भीड़तंत्र ने बेरहमी से पीटा। भीड़ में 24-25 लोग थे। ये खबर यहाँ होश उड़ा देती है जब हरिओम का परिवार कहता है कि पुलिस ने ही खुद हरिओम को भीड़ के हवाले किया था। वीडियो इतना डरावना है कि हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, जहां साफ दिख रहा है कि भीड़ जानवर में तब्दील होती है। अर्धनंग कर उसके हाथों को शर्ट से बांधकर जांघों, प्राइवेट पार्ट को बेल्ट, डंडे, जूते से मारती है और गालियां देती है। युवक बार-बार कहता रहा मैं चोर नहीं हूं, लेकिन इंसान नहीं समझा जा रहा लिया और फिर अधमरा करके रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, 3 सस्पेंड हुए और 1 पुलिसकर्मी का ट्रांसफर हो चुका है। ये घटना मॉब लिंचिंग के बढ़ते केस के पैटर्न पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां भीड़ एक अफवाह का शिकार होता है, उसे लगता है कि वो कानून को हाथ में लेकर न्याय कर सकता है। ये उस गुस्से पर भी सवाल खड़ा करता है जो राजनीतिक मतभेद से आगे बढ़कर नफरत और गुस्से के रूप में आम लोगों के भीतर पनप रहा है। हम बाबा के लोग हैं, इसलिए राहुल गांधी का नाम नहीं सुन सकते, इसलिए हम किसी को भी जान से मार सकने का हक रखते हैं। देश में नफरत की राजनीति का जो चलन बढ़ा है धर्म और जाति के आधारित, ये मात्र उसका एक उदाहरण भर है। लोगों के साइकोलॉजिकल माइंड से आप बयानों और पॉलिटिक्स के जरिए खेलते रहिए और शिकार लोग होते रहे। दलितों के खिलाफ अपराध के नंबर 1 रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया क्या यहाँ पर भी बुलडोजर वाली राजनीति करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार जिन अस्पतालों पर मरीजों का इलाज करने के लिए हजारों करोड़ खर्च करती है, अगर आपने सुविधा ना मिलने पर आवाज उठाई तो आपके मरीज को भी उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, आपको इलाज से वंचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखिए जिसमें 2 मरीज एक ही बेड पर लेटे हैं और कुछ मरीजों को फर्श पर बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे 2 बंदे सो रहे हैं, एक बेड पे 2। यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। डॉक्टरों को अगर हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग इस चीज का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मामला दिल्ली के बेहतरीन अस्पतालों में से एक कहे जाने वाले सरकारी अस्पताल सफदरजंग का है। युवती ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, हॉस्पिटल में से एक वायरल हो गया तो बदहाली और अव्यवस्था की पोल खोलना युवती को भारी पड़ गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती इस लड़की की मां को बिना इलाज के ही बाहर निकाल दिया। वहीं हरिद्वार में गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने से मना कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? महिला को डिलीवरी करनी पड़ी। अब राजस्थान का हाल देखिए, जहां सरकारी अस्पताल में आग लगी और आग बुझाने वाले संसाधन ही नहीं थे। अस्पताल स्टाफ मरीजों को छोड़कर खुद बाहर भाग गए, जिसके चलते ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 8 मरीजों की मौत हो गई। विकसित बिहार के हालत तो इससे भी अच्छे हैं,
जहां मरीजों को पानी से बने पुल में इलाज दिया जा रहा है। सरकार ने इस साल स्वास्थ्य मंत्रालय को 99,859 करोड़ का कुल बजट दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मातृ योजना के लिए सरकार ने 1 करोड़ बजट पास किया था। उसके बाद भी महिला की डिलीवरी के लिए मना कर दिया जाता है। आपकी इस व्यवस्था को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। यार ये तो हदें पार हो चुकी हैं भाई, हदें पार हो गई हैं। भाजपाइयों की गुंडागर्दी इस वक्त अपने चरम पर है। कानपुर के दोनों वीडियो इसका सबूत है। पहली क्लिप देखिए जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता एक युवक को धमकाते हुए दिखे। पहले रामलीला कार्यक्रम में बीजेपी युवा मंच से जुड़े अमितेश शुक्ला एक डांस करने वाली कलाकारों पर पैसे लुटा रहे थे, लेकिन इस हरकत पर जब आयोजकों ने आ गए, बात बढ़ी तो उन्होंने कमर से पिस्तौल निकाली और कमेटी के एक सदस्य के पेट पर अड़ा दी। कंधे पर भाजपा का गमछा और जुबान पर सत्ता की हनक देखिए। अब दूसरा वीडियो शास्त्री नगर रामलीला मंच का। यहाँ भाजपा नेता सर्वेश शुक्ला और बम बम, जो खुद को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का करीबी बताते हैं, स्टेज पर किन्नरों के साथ अश्लील डांस करते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ही इस पर नाराजगी जताई। हालांकि बाद में नेताजी ने इस बात पर सफाई दी है। पर आप बताइए, रामलीला के नाम पर यह अश्लील नाच गाना कहाँ तक सही है? और एक जनप्रतिनिधि होकर ऐसा व्यवहार करना क्या उस संस्कृति का मजाक नहीं है जिसे बचाने का दावा खुद बीजेपी करती है? कमेंट्स में बताइए इस पर अपनी राय और देखते हैं। झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। झूठ है ये, पूरा देश बोल बड़ा बयान है। छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। आई बताओ मोदी जी, कितने बातें करूं मैं आपकी तंजीम के बारे में। मेरे भाई, आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली बातें। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा इधर देख लो, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। डीडी न्यूज जैसे सरकारी चैनल से जनता को सच और निष्पक्ष खबरों की उम्मीद रहती है, लेकिन सुधीर के आने के बाद ये चैनल भी उन प्राइवेट चैनलों की तरह मिर्च मसाला डालकर खबरें दिखाने लगा, जहां तथ्य पीछे रह जाते हैं और टीआरपी की होड़ शुरू हो जाती है। क्या सरकारी चैनल की जिम्मेदारी से प्रचार करना है या जनता को सच्ची खबरें देना? सालाना 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी को दिए जा रहे हैं, जबकि वो जेल भी जा चुके हैं। सोचिए ये पैसा कहां से आता है? ये तो जनता का टैक्स है जो मेहनत मजदूरी कर जमा किया हुआ होता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नफरत और झूठ फैलाने लगे हैं। गवई साहब की बेइज्जती होती तो मुझे बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब की चेयर पे बैठे व्यक्ति की बेइज्जती हुई है और उसका कोई अंजाम नहीं मिल रहा, तो उससे हौसला सबका खुलेगा, जुडिशरी की इज्जत कम होगी। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या किया जाना चाहिए था? नहीं, उसका सीधा सीधा रास्ता है। इससे पहले भी लीला डेविस का एक केस है जी, उसमें भी जूता फेंक के मारा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट, मतलब उसके लिए कोई ज्यादा ट्रायल, बिल्कुल ट्रायल भी नहीं हुआ था, वैसे ही सजा दे दी गई थी। दरअसल भारतीय राजनीति में आज जो भी कुछ हो रहा है उसकी आलोचना सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा, बल्कि अब तो खुद सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी सरकार और उनके शीर्ष नेताओं पर सवाल उठाने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता जो खुद भाजपा के बड़े चेहरे रहे हैं, वो अब खुलकर कह रहे हैं कि अमित शाह गुंडे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि अमित शाह ने कई हत्याएं करवाई हैं और यहां तक कह डाला कि जज लोया की मौत भी उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि वो शाह के खिलाफ फैसले देने वाले थे। कहीं ना कहीं शायद भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है कि भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, क्योंकि गवई साहब तो जजमेंट बता रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है। योगी जी की सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारी तो बुलडोजर चला रहे हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा उनका। नोटिस दिया तो नहीं, ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मॉरिशस जाके देश की बदनामी वाली स्टेटमेंट दे दी एक तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि यूपी में तो बुलडोजर चल रहा है, बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस माने चल रहा है। जो नोटिस 15 दिन का आपने सही कहा, जो बाकी पूरी कानूनी कार्रवाई है उसको किए बगैर अगर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, तो रूल ऑफ लॉ कहां रह गया भारत में? तो गवई साहब, मैं तो 1000 बार बोल दूंगा, बहुत बड़ी बात बोली। आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, और बताओ कार्रवाई हो जाएगी आप पे। कौन कैसे एफआईआर दर्ज करे? काय की ये डरने वाले नहीं है। उसके कौन से हमने भाई क्या विरोध बोल दिया? आइलम मोहम्मद का मतलब क्या है? हम मोहब्बत करते हैं मोहम्मद साहब से, हैं उनके विचारों से, उनके ईमान से, सच्चाई से, और किसी की भी विचारधारा हो, वाणी हो, अगर अच्छे शब्द हैं, अच्छे विचार हैं, उससे हम मोहब्बत करते हैं। तो मोहम्मद साहब की जो विचारधारा थी वो अच्छी थी, किसी भेदभावपूर्ण नहीं थी वो, इसलिए लोग मोहब्बत करते। और इन्होंने देख लिया, पाखंडियों ने, इस सरकार ने देख लिया, जब कानपुर में आइलम मोहम्मद को लेकर मुद्दा बनाएगा तो पूरे देश में
हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के व्यक्ति ने, हर संप्रदाय के व्यक्ति ने आइला मोहम्मद कहा। सबने आवाज उठाई है। मोहम्मद का मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका। अब कन्हैया कुमार ने भी सीधा ऐलान कर दिया है कन्हैया कुमार का भी की औलादे हैं, इनको सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है, वरना ये नफरत के नाम पर पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। इनके दिन बहुत कम रह गया, अब ये सत्ता से हटने वाले हैं। कोई ऐसा बाइट बताया है कि जाओ दंगा करो, रोड पे जाके मारो लोगों को, लठ लेके जाओ, सामान लेके जाओ, अगर सरकार नहीं सुने तो तुम उसके ऊपर पत्थर मारना, उनको लाठी से मारना, कुछ ऐसा तौकीर रजा ने कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या बोला कि हम निकलेंगे जुमा की नमाज के बाद हम इस जगह पे जाएंगे, और आप बोलते परमिशन नहीं लिया। परमिशन नहीं लिया तो भाई साहब बिना परमिशन के आपके पास 3000 पुलिस पूरी की पूरी तैयार होकर के कैसे आ गई? ये कहा भारत के मुसलमान से लड़ रहा है, हम तुमसे लड़े? अब ये बताओ, अभी दिवाली का सीजन है, अगर हिंदू बाइकाट कर दे मेरे त्योहार में कोई सामान मुसलमान से, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारी हज यात्रा हो, माइनॉरिटी के नाम पे तुम्हें खाने को मिले, कुछ भी लड़ते हैं हम तुमसे, कुछ भी तुमसे लड़ते हैं, हम पाल रहे हैं। इनको कुछ पता भी है, खाली कैमरे के सामने ऐसे आ जाते हैं। हम तुम्हें पाल रहे हैं, और आज नहीं, देश से आजाद होने के बाद तुम्हें पाल रहे हैं, और ये पालने की जिम्मेवारी कांग्रेस ने ली। जेब में 12 रुपए नहीं हो, ये पालेगी। जिसके बल पर मैं क्या ये बोल रहा है कि हमारे पैसे से पाल रहे हैं, हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं क्या? बताओ इसको जनता ने दे दिया जवाब। देखो सामान लाए हैं, ये सामान लाए हैं, सरकार को टैक्स दिए, खरीदे, मेहनत पूरा टैक्स देता है मुसलमान। भाई भाजपा और भाजपा के काम दोनों बहुत निराले हैं। फोटो खिंचाने के चक्कर में ये पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव 2 अक्टूबर को हुए हादसे के पीड़ितों को मुआवजे का चेक दे रहे थे, जो कि सफेद लिफाफे के अंदर था। लेकिन जैसे ही लिफाफा खोला गया तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया, क्योंकि लिफाफे के अंदर निकला था स्वीकृति पत्र, जिसमें 4 लाख का चेक होना चाहिए था। और ये काम भाजपा के मंत्री भी कर चुके हैं। यही नहीं, सीएम के मंत्री खुद ही ये काम कर चुके हैं। सीएम के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने पीड़ितों को लाख मुआवजा देने की बात करी थी, उन्होंने भी पीड़ितों को 5000 पर ही निपटा दिया। लेकिन लिफाफे के साथ फोटो खिंचवाना बिल्कुल नहीं भूले। नागेश्वर कह रहे हैं होली और राम जुलूस पर पत्थरबाजी एक ट्रेंड हो गया है, हमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। घंटी बजाना, पूजा करना, तिलक लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। इसके लिए माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, माला और भाला की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि चाकू तेज रखो। अगर हम कह दें कि तस्बीह और तलवार साथ रखें तो मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा और केस कर देंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, जहां परमिशन थी वहां पानी भर गया, वो और दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही है। अब दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब हम बंगाल जाएंगे। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर वही बातें करेंगे, बोलने की मंजूरी क्यों है? जो अपने बयानों से देश में नफरत फैलाने में लगे, ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए। अच्छा, वो 240 अब मिलेगा इनको जवाब। सरकार बना लिया, अभी पता चलेगा। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। अरे चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहब का। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है, वो जमीन बिहार के किसानों की है, वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना, उड़ेगा भैया। 5 बड़ा की 1? एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5000 रुपए से नीचे है? क्यों इस देश में जो है आज भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? बात तो सही है। संपूर्ण क्रांति की हुई, कांग्रेस उठे ना। अगर विपक्ष सोया होता मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद, क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है, क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों अभी पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है, हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या? कुछ शर्म आया है? पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिया। लेखकों की हत्या, कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। सुना नहीं जा, चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। ये तो लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल।
वो दिल्ली में चुनाव के वक्त आपको देखा गया था, जूस की दुकान पर जाते थे, सवाल किए गए, चेक करते थे कि हिंदू है कि मुसलमान, उससे क्या होता था? गुड क्वेश्चन। जब नवरात्रि चलते हैं हमारे, सब लोग व्रत रखते हैं, मेरे अधिकार है, अगर मैं व्रत रख रहा हूँ मेरा अधिकार है। कोई हिंदू नाम से अगर तुम जूस कॉर्नर खोल रहा है और सोनू जूस कॉर्नर लिखा हुआ है और कोई अगलाग निकलता है तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। अच्छा, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अब इनको जो है जवाब मिलेंगे। महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा, बीफ के ऊपर 0 GST लग रही है साहब। ये सच नहीं है। इसी सरकार ने लगाई, इसी ये है। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोला नहीं, 2 अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा नहीं बोल पाएंगे, ताकत थोड़ी ना है। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी। अपने से कमजोरों पे ताकत तो ठीक जमा देंगे, असल में दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन जब सामने वाला तगड़ा बैठेगा पूछ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं कोई जवाब नहीं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारी कफ सिरप से लगभग अब सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कहीं और ज्यादा भयानक है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गलती सरकार की नहीं, जो बच्चे मर गए उनके माता पिता की है। तो सुनिए मंत्री जी, ये जहरीली कफ सिरप आपकी ही सरकार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटी गई थी। मंत्री जी, आप ये बताइए कि जब इस कंपनी के सैंपल 40 बार फेल हो गए थे तो वो सरकारी अस्पतालों में कैसे दी जा रही थी? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो इससे भी 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत को ही निराधार बता दिया। फिर कल जब छिंदवाड़ा के एसडीएम से पूछा गया कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने साफ झूठ कह दिया कि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं मिला और चुपचाप निकल ली। जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 1-2 साल की बच्ची का शव कब्र से वापस निकाला ताकि पोस्टमार्टम हो सके। और जब ये सब हो रहा है तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काजीरंगा घूमने गए हैं वाइल्ड लाइफ का आनंद लेने के लिए। दरअसल जिम्मेदारी तो दूर की बात, इन भाजपाइयों के अंदर की इंसानियत तक नहीं बची है। कितना भयावह है अपनी जात की वजह से मार दिया जाना। एक इंसान की आखिरी सांस रुक जाए और समाज खामोश रहे, इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है। रायबरेली में दलित युवक हरिओम की हत्या ने हमारे समाज का वो सच्चा निर्मम चेहरा दिखा दिया है जिसे हम बार बार अनदेखा करते आए हैं, लेकिन जो इस नफरती सरकार की सरपरस्ती में हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। सामने आई वीडियो में जब वो आखिरी उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी का नाम ले रहा था तब भी हत्या नहीं रुके, उल्टा ये बोले कि हम बाबा वाले हैं। सोचिए, ये शब्द सिर्फ अहंकार नहीं है, ये उस सत्ता प्रेरित गर्व की निशानी है जहां इंसान की जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है किसी गॉडमैन या नेता का नाम। योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों को खुली छूट मिल चुकी है। कानून अब डर पैदा नहीं करता, सुरक्षा देने वाला तंत्र अब असहाय दिखता है। दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार की चुप्पी बताती है कि संवेदनशीलता मर चुकी है और न्याय सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है। उत्तर प्रदेश आज दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है और ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी राजनीतिक माहौल का नतीजा है जहां अत्याचार पर शर्म नहीं आती बल्कि अत्याचारियों को संरक्षण दिया जाता है। हरिओम की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पर आरोप है। उन हाथों पर जो लाठियां चलाते हैं, उन आंखों पर जो देखकर भी अनदेखा करती हैं और उस सरकार पर जो अपनी सत्ता चमकाने के लिए नफरती बयानबाजी करती है। 20 साल से लगभग यहाँ पर बीजेपी और जदयू का लंबे समय तक शासन रहा कि किस तरह से, चाहे वो यहाँ की सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो यहाँ की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, पूरी तरह से इन्होंने बिहार का बंटाधार किया। एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस तरह के शिक्षाविद केंद्र में बैठे हैं, जिनकी डिग्रियों का नहीं पता इंटायर पॉलिटिकल साइंस से लेकर और कौन कौन सी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, नालंदा, और जिस तरह से मूल स्थान शिक्षा का पुराने समय से रहा बिहार, पाटलिपुत्र, और हमेशा से यहाँ से एक शिक्षा का उद्बोधन रहा, आज किस हालात में पहुँच गए हैं, एक विषय हम ये लेंगे। और दूसरा, बिहार का युवा किस तरह से पलायन कर रहा है, किस तरह से तमाम समस्याएं हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने देश के शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के चुनाव के लिए यहाँ पर इंचार्ज लगाया है। हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति से लेकर हर चीज में आपने जिस तरह से अपने मंत्रालय का बंटाधार किया है, आपको किस आधार पर बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया? पिछले साल यूजीसी नीट की परीक्षा इन्हीं मंत्री महोदय के अधीन एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने ली थी, और आरएसएस के तमाम लोग उस एजेंसी के अंदर बैठाए थे। उन्होंने ही मिलकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से होते हुए एनटीए में पहुंचे वो लोग, जिस तरह से नीट के पेपर के साथ गबन किया, आपके मीडिया के साथियों से छुपा नहीं। नीट एग्जाम के लिए किस तरह के कौन कौन से तथ्य सामने आए, हम भी चौंक गए थे।
धर्मेंद्र प्रधान जी की कॉल डिटेल्स लेकर लोग घूम रहे थे सड़कों पर कि किन किन से उनकी बातचीत हुई। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बताइए कि लाखों बच्चों का भविष्य नीट के माध्यम से आपने खराब किया था, आज क्या बिहार में आप वही शिक्षा देने यहाँ के युवाओं के लिए आए हैं? आप तो हमारा मूल बड़े सवाल, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इतने खुलासे उनके ऊपर हुए, उनकी शिक्षा, उनकी तमाम चीजों को लेकर, इलेक्शन कमीशन कौन सी गुफा में सो रहा है? उनको अगले चुनाव के लिए अयोग्य क्यों नहीं कर रहा है? उनका वर्तमान का जो अभी कार्यकाल चल रहा है उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान में लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अब सम्राट चौधरी पर एक्शन कब लेंगे उनका ये नहीं पता। वो 7वीं फेल है, 8वीं पास है, छठी फेल है, 5वीं फेल है, किसी का कुछ नहीं पता है। अगर भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है, बिहार जैसे प्रांत में ऐसे मंत्रियों की जगह नहीं होनी चाहिए। हजारों स्कूल तो बंद हुए ही, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर पेपर लीक होना एक आम बात हो गई। इसका क्या कारण है? या 20 साल में आप कानून व्यवस्था के साथ साथ पेपर का मामला है उसको भी आप बचा नहीं पाए हैं क्या? एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है दिल्ली और पटना महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे वर्स्ट है। 1000 के करीब एफआईआर, क्रिमिनल एफआईआर दर्ज होती हैं बिहार के अंदर, और आप आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खैर है कि सेल्फी लेंगे आप? अब तो सेल्फी होगी। आई लव मोहम्मद कले से नहीं लेकर आ सकते, आई लव नीतीश कुमार लेंगे तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। बताओ, कोई हिंसा कर रहा है तो उसकी मजम्मत कर दो। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। बड़ी बात है, बड़ी बात। अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर या पैलेस्टीन के जेनोसाइड के बारे में पता चलेगा, पर इन सबसे दूर अफ्रीका में पिछले 15 साल से एक ऐसा कैलकुलेटिव जेनोसाइड हो रहा है जिससे पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है। मैं बात कर रहा हूं नाइजीरिया में होने वाले क्रिश्चियन जेनोसाइड के बारे में, जो कि 2009 में बोको हराम नाम के एक जिहादी ग्रुप ने शुरू किया। आज नाइजीरिया में ऐसे 10 से भी ज्यादा जिहादी ग्रुप्स मौजूद है जिन्होंने 2010 से अभी तक 1,25,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस को मार दिया है। और सिर्फ इसी साल 7,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस को मार दिया गया, 8,000 से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया गया, 19,000 से ज्यादा चर्चेस और 10,000 से ज्यादा स्कूल्स तोड़ दिए गए। ये जिहादी ग्रुप्स एक गांव को टारगेट करते हैं, वहां आधी रात को पहुंच के बंदूक के दम पर गांव वालों को घर से बाहर बुलाते हैं और फिर उनको चर्च में लेके जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो नहीं मानता उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। ये चीज आपको बस सुनने में डरावनी लग रही होगी, बट ये नाइजीरियन क्रिश्चियंस के लिए एक रियलिटी बन गई है। बट पूरी दुनिया की मीडिया, गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये अफ्रीका जैसे एक गरीब कॉन्टिनेंट में हो रही है। कुछ लोगों ने तो इसे ट्राइबल्स के बीच में होने वाला लैंड डिस्प्यूट बोल दिया, बट अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये एक रिलीजियस एंड रेसिस्ट जेनोसाइड है। दुनिया में होने वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ एक है, और वो है रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सट्रीमिज्म। चाहे कश्मीरी पंडित का मैसेकर ले लो, वेस्ट बंगाल का इशू, पैलेस्टीन का जेनोसाइड या फिर नाइजीरियन जेनोसाइड। बहुत समय पहले किसी ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मासेस, और आज ये नशा पूरी दुनिया को खा रहा है। कंडीशंस हर जगह सेम है, पर लोगों का आउटरीच सिलेक्टिव। गलत को गलत बोलना सीखो, फिर चाहे वो गलत कश्मीर में हो रहा हो, पैलेस्टीन में या फिर अफ्रीका में। They died in this house, 11, and some died in the other store. Here and up, my house is up there. That place also is burned. And the store where I pack my goods, I store my goods everywhere has burned. They burned my clothes, they burned everything, they burned our food, all my family members. एक दलित युवक को मार दिया गया और बोलते हैं हम बाबा वाले हैं। अगर आप बाबा वाले हैं तो किसी भी दलित की हत्या कर देंगे, किसी को बीच चौराहे पे मार देंगे, किसी को भी प्रताड़ित करेंगे। अगर आप ऐसे ही बाबा वाले हैं तो हम बाबा को नहीं मानते और अपनी ये छोड़ने का काम करें। तो मेरे दोस्तों, ये थी सारी अपडेट्स, देश दुनिया के बारे में तमाम अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।